हाँ जी, तो चलो शुरू करते हैं हम रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक है ना। देखो, इनिशियली क्या था, सेंडर ने दिया मैसेज कहाँ किसके थ्रू गया, लाइगेंड के थ्रू। लाइगेंड कहाँ जाके बाइंड करेगा, उस टारगेट सेल के रिसेप्टर पे। उन्हीं रिसेप्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, ये या तो प्रोटीन नेचर के हो सकते हैं या फिर ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब देखिए, रिसेप्टर्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो इंट्रासेलुलर होंगे या फिर सेल सरफेस रिसेप्टर्स होंगे। अभी हमने जैसे लाइगेंड में जो टाइप्स पढ़े थे, आप उनसे रिलेट करना कि लाइगेंड कुछ ऐसे थे जो कहाँ बाइंड कर रहे थे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पे, ठीक है। और ऐसे कुछ थे जो सेल सरफेस रिसेप्टर पे बाइंड कर रहे थे। अब फटाफट से यहाँ पे कमेंट कर देना कि भाई जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स थे उनकी केमिकल नेचर क्या थी, और जो सेल सरफेस रिसेप्टर थे उनकी केमिकल नेचर क्या थी, ठीक है। तो जो सेल सरफेस पे रिसेप्टर्स जो मौजूद रहते हैं वो होते हैं आपके तीन तरीके के। सबसे पहले हो गए आयन चैनल लिंक्ड सेल सरफेस रिसेप्टर, ठीक है, CSR, और GPCR, then the third one is enzyme linked cell surface receptor। सबसे पहले हम जनरल डिस्कशन करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक है। देखो, इंट्रासेलुलर नाम से बता दिया हमने, जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब सेल के अंदर क्या होगा भाई, या तो साइटोसोल है या तो न्यूक्लियस है। तो इनकी लोकेशन कहाँ हो सकती है, द प्रेजेंट in the interior of the cell, maybe in the cytosol or it may be in the nucleus, ठीक है। अब देखो, इन रिसेप्टर्स के लिए जो लाइगेंड होंगे उनकी नेचर क्या होगी, जो भी हमने यहाँ पे आपसे पूछा था, कमेंट करने के लिए कहा था। तो ये एक तो भाई छोटे होने चाहिए, साइज में छोटे, क्योंकि इंट्रासेलुलर है, कहाँ जाना है इनको, सेल के अंदर जाना है, ठीक है ना। तो ऐसे जो लाइगेंड्स होंगे वो होने चाहिए छोटे, क्योंकि उनको सेल के अंदर जाके बाइंड करना है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, कैसे होने चाहिए, हाइड्रोफोबिक नेचर के, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ठीक। तो इन मॉलिक्यूल्स के लिए, इन रिसेप्टर्स के लिए लाइगेंड होने चाहिए स्मॉल इन साइज एंड हाइड्रोफोबिक इन नेचर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो होते हैं वर्क किस तरीके से करते हैं, है ना। तो देखो क्या होता है कि अभी हम वहाँ से बात करेंगे कि लाइगेंड जो है वो सेल के अंदर पहुँच चुका है और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से जाके बाइंड कर गया है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या करेगा फिर, इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ रेस्पॉन्सिव जीन। जो कुछ जीन होते हैं जो पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उन रेस्पॉन्सिव जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा क्या, ये जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स बना है पूरा। और ये किस तरीके से उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा वो देखिए, क्योंकि ये इफ़ेक्ट डालता है, इट हैज़ द रेगुलेटरी इफ़ेक्ट विच अकर्स, ये रेगुलेटरी इफेक्ट किस लेवल पे होता है, एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द रिस्पॉन्सिव जीन। इन रिस्पॉन्सिव जीन के ट्रांसक्रिप्शन वाले लेवल पर जाकर इफेक्ट दिखाता है। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनका ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है, या होगा भी या नहीं होगा, उस सब पे डिपेंड करेगा कि भाई रिस्पॉन्स क्या होगा। हम मान के चलते हैं कि रिएक्शन मतलब पॉजिटिव वे में जा रही है, सिग्नल ट्रांसडक्शन अगर होना है तो रिस्पॉन्स किस तरीके से होगा, दो तरीके रिस्पॉन्स हो सकते हैं, एक होगा प्राइमरी रिस्पॉन्स, एक हो सकता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी मतलब जो पहले होगा रिस्पॉन्स, सीधी सी बात है, मतलब यहाँ पे होता है डायरेक्ट रिस्पॉन्स। डायरेक्ट
लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पे एक्ट हुआ और डायरेक्ट एक्ट होने के बाद तुरंत या विद इन 30 मिनट्स हार्डली इफेक्ट दिखना शुरू हो गया। लेकिन सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होगा कि प्राइमरी रिस्पॉन्स होने के बाद कुछ मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हुआ विच इन टर्न रिएक्ट्स ऑन अनदर मॉलिक्यूल जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स कॉज करेंगे। प्राइमरी रिस्पॉन्स होने के कारण फिर फर्दर जाके ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। तो इसका दूसरा नाम है क्या हो जाएगा, डिलेड रिस्पॉन्स। क्योंकि भाई ये कब हो रहा है, डिलेड हो रहा है, देर में हो रहा है, इसके इफ़ेक्ट होने के बाद हो रहा है। पहले हो जाएगा प्राइमरी, देन हो जाएगा सेकेंडरी। समझ में आ गया ये सारा, ठीक है। चलो अब इंट्रासेलुलर यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। इंट्रासेलुलर के बाद अब हम बात करेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर की। अच्छा, अगर एग्जांपल आपको बोले जाए तो एग्जांपल में भाई सीधी सी बात है, स्मॉल हाइड्रोफोबिक वाले जो लाइगेंड मॉलिक्यूल के हमने एग्जांपल्स देखे थे उस तरीके के सारे ही रिसेप्टर्स इसमें आ जाएंगे। दैट मीन्स कौन कौन से थे उसमें, हाइड्रोफोबिक की अगर हम बात कर रहे हैं मतलब स्टीरॉयड नेचर वाले थे सारे, या तो स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन्स हो सकते हैं या फिर स्टीरॉयड लाइक हार्मोन्स जैसे अल्फा एक्डाइसिन पढ़ा था हमने। और तीसरा क्या हो सकता है, कुछ नॉन स्टीरॉयड टाइप के भी हार्मोन्स थे जिसमें आपने रेटिनॉइड एसिड और रेटिनॉइड और थायरोक्सिन के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो वो सारे एग्जाम्पल्स यहाँ आपको रिलेट कर लो सीधे सीधे, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर्स के साथ, ठीक है। सेल सरफेस रिसेप्टर ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्या होते हैं। इनको दूसरा टर्म क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर क्यों, उसके लिए आप इस डायग्राम पे ज़रा गौर कीजिएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये मैंने एक सेल सरफेस रिसेप्टर का एक जनरलाइज डायग्राम बनाया है, रफ डायग्राम। और ये जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये है आपके फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, या इसको सम अप करके हम क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये चीज़ आपको क्लियर है कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कल भी आपको बताया था मैंने इस बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ये आपका फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है इनका आउटर हेड ये जो है ये क्या होगा, पोलर होते हैं, ठीक है। जबकि इसकी जो ये इनसाइड वाली है मतलब ये वाला पोर्शन ये कैसा होगा, पोलर, यहाँ भी पोलर होगा ये ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन ये जो टेल्स वाला रीजन है इंटीरियर पार्ट इट विल बी हाइड्रोफोबिक, ठीक है। जबकि ये हो जाएगा हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक। चलो अब देखो ये क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा सेल सरफेस रिसेप्टर है भले ही वो सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होता है लेकिन इट क्रॉसेस द सेल, इट इज़ एम्बेडेड इन द सेल और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरा उसमें धंसा हुआ रहता है। इसका कुछ पार्ट बाहर भी होता है, कुछ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में फंसा हुआ होता है और कुछ पार्ट आपके इधर ये साइटोसोल है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ पार्ट आपके इन कांटेक्ट विद द साइटोसोल मीन्स इनसाइड द सेल भी रहता है, ठीक है। अब देखो इसके लिए लाइगेंड्स आपके किस तरीके के होंगे, ये भी आपको बता दिया कि भाई सेल सरफेस पे है अगर रिसेप्टर तो बाहर कैसी है इसकी लोकेशन, इट मीन्स ये ऑब्वियसली देखो अंदर तो है नहीं है, अंदर आपका हाइड्रोफोबिक होना चाहिए था लेकिन बाहर की साइड में जाके बाइंड करेगा तो यहाँ पे कैसा है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है। तो लाइगेंड कैसा हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक नेचर का, जो इससे आके बाइंड करेगा, ठीक है। और ये जो लाइगेंड्स होते हैं दे रिमेन आउटसाइड द सेल, मतलब वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, बाहर भी रहेगा, इस वाले पोर्शन से जाके बाइंड करेगा, ठीक। चलो अब एक स्ट्रक्चर इसका हम एक जनरल डायग्राम देखें इसका, तो वो क्या होगा, देखो जैसे आपको इसमें दिख रहा है डायग्राम में, फर्स्ट पार्ट है एक्सटर्नल लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, सबसे पहला
फर्स्ट को यहाँ मेरा फर्स्ट नंबर डाला हुआ है, इसको आप देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पोर्शन क्या है कि भाई जब लाइगेंड आएगा तो लाइगेंड आके कहाँ बाइंड करेगा, इस वाले पोर्शन के ऊपर, क्योंकि इस रिसेप्टर की केवल यही पार्ट जो है वो आउटसाइड लोकेटेड है और यही बाइंड करेगा इस लाइगेंड के साथ। तो इसको हमने बोल दिया एक्सटर्नल है, लेकिन कैसा है, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, वो होता है आपका ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, मीन्स वो पार्ट जो आपकी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या कोई भी यूनिट मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, उसके अक्रॉस होता है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा विच इज़ डिनोटेड बाय नंबर 2 इन दिस डायग्राम, it will be the transmembrane domain of this cell surface receptor, ठीक है। अब देखो इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होगा इट विल बी हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, मतलब एक ऐसा पार्ट होगा जो कि हाइड्रोफोबिक है। देखो ये जो पूरी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पेन कर रहा है अपनी होल लेंथ में, तो किसके कांटेक्ट में है ये, इन कांटेक्ट विद द हाइड्रोफोबिक इंटीरियर ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हाइड्रोफोबिक इंटीरियर किस वजह से है, यहाँ लिखा है देखो मैंने, बिकॉज ऑफ दिस फैटी एसिड, ये जो टेल है इसकी वजह से इसका इनसाइड कैसा हो गया, हाइड्रोफोबिक। थर्ड नंबर पे आता है, ये है आपका इंट्रासेलुलर डोमेन। ये जो 3 नंबर से डिनोटेड है ये हो गया आपका इंट्रासेलुलर डोमेन, क्योंकि ये सेल के इनसाइड लोकेटेड है, ठीक। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो चलो अब सेल सरफेस रिसेप्टर्स को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। तो देखो सबसे पहले आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, नाम क्या बोल रहे हैं भाई कि ऐसे चैनल्स, ऐसे रिसेप्टर्स जो किससे लिंक रहते हैं, आयन चैनल से, ठीक है। इनको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे भी देखो क्योंकि आयन से लिंक्ड है इसलिए आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स बोला। और दूसरा हमने क्या टर्म दिया है इसको, ट्रांसमीटर गेटेड आयन चैनल्स, मतलब ऐसे ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स जो कि गेटेड हैं और साथ में आयन के लिए चैनल बने हुए हैं, मतलब अलाउ करते हैं स्पेसिफिक आयंस को टू पास अक्रॉस दिस पर्टिकुलर चैनल और मेम्ब्रेन। मतलब क्या है कि एक आपके ये कोई बाउंड्री वॉल है, वहाँ पे क्या है बीच बीच में चैनल्स बने हुए हैं, लेकिन भाई ये चैनल, इन पे क्या लगा हुआ है, एक गेट लगा है, और ये गेट कब खुलेगा, अभी बंद रहेगा ये, लेकिन खुलेगा कब ये गेट, जब कुछ पर्टिकुलर लाइगेंड्स आके यहाँ बाइंड करेंगे, तब जाके ये गेट खुल जाएगा और क्या करेगा, अलाउ कर देगा पैसेज ऑफ सर्टेन आयंस। क्लियर हुआ? देखो इसकी अगर हम डिटेल में जाते हैं तो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने इसमें याद रखने होते हैं। सबसे पहला कि इसकी ICLR मीन्स हमने लिया है इसको आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स को, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, विद एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, कि इसका जो, ये अगर मैं मेम्ब्रेन में लेके चलूँ पूरा, तो इसका जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन जो होता है, मतलब ये वाला पोर्शन जो हाइड्रोफोबिक इंटीरियर में होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। साथ के साथ देखो दूसरा टर्म, दूसरी भी चीज़ पॉइंट साथ में पकड़ लो कि दीज आर मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। मल्टी पास है मतलब दे विल पास अक्रॉस दिस मोर देन वंस, केवल एक बार ही नहीं होंगे, जबकि ये गए इस तरीके से ये रहता है। ऊपर का इनका कुछ पोर्शन होगा यहाँ पे जो बाहर की साइड रहेगा, जो हमने बताया था आपका एक्सटर्नल लैगिंड बाइंडिंग साइड, लेकिन ये जो बीच वाली जो इसका पोर्शन होता है जो ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, ये आपका मल्टी पास होता है। इट पासेस अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन मोर देन वंस और मोर देन ट्वाइस और थ्राइस, ठीक है ना, मीन्स मल्टीपल टाइम्स पास होता है। साथ में फिर लास्ट में आपका ये जो पोर्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, आपका इंटरनल जो साइट होती है, इंट्रासेलुलर साइट, ठीक है।
अब देखो, अगर हम प्रोसेस की बात आते हैं कि किस तरीके से फंक्शन करते हैं ये, तो क्या होता है कि भाई बाइंडिंग ऑफ लाइगेंड विद द एक्सटर्नल डोमेन, एक्सटर्नल डोमेन से सबसे पहले लाइगेंड आके बाइंड करेगा, देन क्या होगा, दिस बाइंडिंग विल कॉज द कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर, और उस लाइगेंड बाइंडिंग की वजह से क्या होगा, ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है इसमें कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे, ठीक है। उन चेंजेस के होने के कारण क्या होगा कि आयन चैनल्स जो हैं वहाँ पे वो हो जाएंगे ओपन। इसमें लाइगेंड आके बाइंड किया, उसकी वजह से इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए, on these conformational changes causes the ion channels to open up, और आयन चैनल जैसे ही ओपन हुए क्या होगा, आयंस कोई भी Na पॉजिटिव हो या Ca+2 हो या Mg+2 हो, डिपेंडिंग अपॉन की रिएक्शन कौन सी हो रही है आपकी, तो वो अंदर पास होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनको क्या मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। So they will start moving inside, ठीक है। आयन चैनल ओपन हुए एंड अलाउ द पैसेज ऑफ स्पेसिफिक आयंस, तो इस तरीके से इनका फंक्शन होता है। अब एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो मोस्टली जो सारे न्यूरोमीटर्स होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स सॉरी, NTRs जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस ICLR, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। जैसे एग्जाम्पल देखो, आप एक एसिटाइल कोलिन का एग्जाम्पल देखो, वो एक कैटायन लिंक्ड चैनल है, एंड टू बी स्पेसिफाइड इट इज़ सोडियम आयन लिंक्ड चैनल रिसेप्टर, ठीक है। यहाँ देखो इस डायग्राम में, ये जाना पहचाना डायग्राम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे रखी है, यहाँ पे ये हम बात करते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की। अब क्या हुआ, रिसेप्टर है तो क्या आके बाइंड करेगा यहाँ पे भाई, एसिटाइल कोलिन, यहाँ आया एसिटाइल कोलिन, ये ACH आके बाइंड किया यहाँ पे, इधर जाके बाइंड कर गया, ठीक है। अब इसके बाइंड होने की वजह से क्या हुआ, ये चैनल में हुए कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस एंड इट opens up the passes or the channel for the entry of certain ions, and in this case it allows the entry of sodium ions from this channel towards the cytosolic region or inside the cell, ठीक है। तो ये यहाँ पे Na ions आपके अंदर आ जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स के बारे में। चलो जी, अब बात करते हैं हम एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स के बारे में। ऐसे रिसेप्टर्स जो किससे जुड़े हुए हैं, एंजाइम से, मतलब किसी भी तरीके की एंजाइमेटिक एक्टिविटी से जो जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जो हमने देखा था ICLR में क्या था, बात हो रही थी आयंस की, तो हमने आयन लिंक्ड रिसेप्टर्स बोल दिया उनको। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, तो इसमें जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करती है, उसके हो सकते हैं दो मेथड, या तो वो खुद ही एंजाइम की तरह बिहेव करे, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि वो किसी और एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या करे, इंड्यूस कर दे, एक्टिवेट कर दे, ठीक है। तो दो तरीके क्या हो गए भाई, कि द इंट्रासेल्युलर डोमेन एसोसिएटेड विद सर्टेन एंजाइम, जो आपने लास्ट एक डायग्राम देखा था, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसीडर करो, इसमें ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर था, 3 डोमेन बताए थे उसके हमने, एक एक्स्ट्रा सेलुलर, एक आपका ट्रांसमेम्ब्रेन और एक था इंट्रासेलुलर। तो इसमें जो आपका इंट्रासेलुलर डोमेन होगा, ये या तो किसी एंजाइम से एसोसिएटेड रहेगा, और जब लाइगेंड आके बाइंड करेगा, ये एक्टिवेट होगा, तो ये उस एंजाइम को जाके एक्टिव कर देगा, या तो ये हो सकता है, या दूसरा क्या है
कि इंट्रासेलुलर डोमेन इटसेल्फ एक्ट्स एज एन एंजाइम। इंट्रासेलुलर डोमेन खुद ही कैसे काम करेगा, एंजाइम की तरह, ये खुद ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने लगे। ठीक है, अब देखो इनके अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें 3 क्लासेस हो जाती हैं मेनली। एक हो गई आपकी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, आरटीकेज जिनको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे कैसी होगी, टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी होगी। ठीक है, और एक हो गया टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, ऐसे रिसेप्टर जो किससे एसोसिएटेड हैं, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी से। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो डिफरेंस यहाँ पे है, यहाँ क्या हो रहा है कि या तो इंट्रासेलुलर डोमेन एसोसिएटेड है, अगर वो एसोसिएटेड है तो यही सेम क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे जो इसका इंट्रासेलुलर डोमेन होगा वो एसोसिएट रहेगा टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी से। लेकिन इस केस में क्या कर रहा है, आरटीकेज के केस में क्या हो रहा है कि इंट्रासेलुलर डोमेन खुद ही इटसेल्फ एक्ट एज एन एंजाइम। यहाँ पे जो इंट्रासेलुलर डोमेन होगा या जो उसका साइटोसोलिक डोमेन होगा वो कैसे काम करेगा, टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। ठीक है, और तीसरा आता है आपका रिसेप्टर सेरीन थ्रियोनिन काइनेज। जो इंट्रासेलुलर डोमेन है उसमें किस तरीके की एक्टिविटी होगी, यहाँ पे सेरीन थ्रियोनिन काइनेज की एक्टिविटी। प्रोसेस की बात करते हैं, आइए तो देखो प्रोसेस में क्या है, लाइगेंड बाइंडिंग विद द एक्सटर्नल डोमेन। लाइगेंड आया, एक्सटर्नल डोमेन से आके बाइंड किया, उससे क्या हुआ, फिर ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नल ट्रांसडक्शन, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस सिग्नल का ट्रांसडक्शन हुआ। देन एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम विल अकर, तो यहाँ पे क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी या तो यहाँ होगी या तो इससे एसोसिएट रहेगी, अगर दोनों ही केस में, लेकिन होगा क्या, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम होगा। उस एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम के बाद में क्या होगा कि वो एंजाइम एक्टिव होने के बाद इनिशिएट करेगा मेन ट्रांसडक्शनल पाथवे को, मेन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को inside the cell, and this main signal transduction pathway leads to the cell or the target cell to respond। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट, यहाँ तक कोई दिक्कत कैसी भी नहीं, चलो आगे चलते हैं। हाँ तो चलो अब बात करते हैं जीपीसीआर के बारे में। जीपीसीआर फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, मतलब ऐसे रिसेप्टर्स जो किसके साथ एसोसिएट रहते हैं, जी प्रोटीन के बारे में। यहाँ पे जी प्रोटीन क्या है आपकी, जी स्टैंड्स फॉर ग्वानिन, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन, उसी को हम शॉर्ट में कहते हैं जी प्रोटीन। ठीक है, देखो ये जी प्रोटीन जो होती है उसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें देखिए कि ये होती है 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन पजेसिंग प्रोटीन। यहाँ इस डायग्राम में ध्यान दो, ये आपका किस तरीके का है, जो सॉरी ये जो जीपीसीआर है इसके बारे में है कि जीपीसीआर जो रिसेप्टर होता है वो किस तरीके का होता है कि इट पासेस अक्रॉस दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन फॉर द 7 टाइम्स, 7 बारी क्रॉस करता है मेम्ब्रेन को। काउंट करो देखो, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन इज 7। ठीक है, तो इसलिए इसका ये हो गया 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है। दूसरी क्या चीज़ है, इट इज़ अ सर्पेंटाइन रिसेप्टर। देखो ये स्नेक की तरह सर्पेंटाइन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका दूसरा नाम हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सर्पेंटाइन रिसेप्टर। और देखिए मल्टीपास सिंगल पॉलीपेप्टाइड, पूरा एक ही पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है, लेकिन है क्या, मल्टीपास है। ठीक है, मतलब मोर देन 1 टाइम्स वो पास हो रही है, जो यहाँ बोला ना 7 ट्रांसमेम्ब्रेन, और कितनी बारी पास हो रही है, 7 बारी पास हो रही है। ठीक है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि इट इज़ द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स। सीएसआर की लार्जेस्ट फैमिली जो है वो ये आपका जीपीसीआर है। ठीक, ये बिलोंग करता है आपकी, इसकी एक्टिविटी कैसी है, जीटीपीएज एक्टिविटी। देखो किसी भी टर्म में अगर आगे लग जाए एज,
ASE, उसका मतलब उसमें कैसी है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, ठीक है, या वो जो है किसी पर्टिकुलर एंजाइम का नाम है। तो इसमें कैसी एक्टिविटी है, GTPase, इसका मतलब क्या हुआ, GTP को हाइड्रोलाइज करने की एक्टिविटी है इसके अंदर, ठीक है। देखो और दूसरा देखो, अब इसके स्ट्रक्चर पे अगर हम जाते हैं, ये जी प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसमें होती हैं 3 सब यूनिट, अल्फ़ा बीटा गामा। अब तीनों अलग अलग हैं, अल्फ़ा अलग, बीटा अलग, गामा अलग, तो इसलिए इसको क्या बोला हमने, हेट्रोट्राइमेरिक, ऐसी प्रोटीन जो अलग अलग यूनिट्स से मिलके बनी है। और अलग अलग कितनी यूनिट्स हैं, ट्राई मतलब 3 यूनिट्स, ठीक। और एक देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि भाई ये एक स्विच की तरह काम करती है, ऑन और ऑफ। अब कब ऑन होगा कब ऑफ होगा ये डिपेंड करता है कि ये जो GTP है या GDP है किससे बाइंड है, ठीक। देखो अगर वो बाइंड होता है आपका GTP के साथ, अगर GTP के साथ बाइंड है, मतलब अगर एनर्जी है तो वो रहेगा ऑन स्टेट में। और ऑन स्टेट में क्या होता है कि इसकी जो अल्फ़ा सब यूनिट है वो बाइंड हो जाती है GTP के साथ, और बीटा और गामा सब यूनिट आपकी अलग रहती हैं, ठीक है। और अगर वो बाइंड है GDP के साथ, यहाँ है D मतलब डाइफॉस्फेट, ये है T मतलब ट्राइफॉस्फेट, तो अगर GDP के साथ बाइंड है तो वो कैसी स्टेट में रहेगा, ऑफ स्टेट में। यहाँ पे GDP आपका बाइंड रहेगा और तीनों सब यूनिट जो हैं वो आपस में अटैच रहेंगी विद दिस GDP। देखो यहाँ देखो, अब अगर हम एक नॉर्मल इस रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा भाई कि लाइगेंड आके बाइंड किया, ठीक है, लाइगेंड यहाँ आके बाइंड किया तो क्या होगा, ये जी प्रोटीन है, सॉरी ये वाली जी प्रोटीन है, अल्फा बीटा और गामा यहाँ पे जो दिख रही है आपको, दिस इज जी प्रोटीन। ये आपकी नॉर्मल स्टेट में, जब आपकी ऑफ स्टेट है, जब लाइगेंड नहीं था तब क्या था, वो GDP से बाइंड था। लेकिन क्या हुआ, जब लाइगेंड आया कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुए और इस यूनिट से जो अटैच थी, ये GPCR है आपका, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ये किससे कपल रहता है, इस जी प्रोटीन के साथ, ठीक है। अब इस जी प्रोटीन के साथ अगर एसोसिएटेड है या अटैच्ड है तो यहाँ पे क्या होगा, लाइगेंड के बाइंड होते ही इधर आ जाएगी GTP, ठीक है। और GTP किससे बाइंड करेगी, इसकी अल्फा सब यूनिट से, और क्या हो जाएगा कि भाई GTP तो हो जाएगा अल्फा के साथ बाइंड, ये बन गया, और बीटा और गामा सब यूनिट रह जाएंगी अकेली। इसने अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी शुरू कर दी और फर्दर आगे सिग्नल ट्रांसडक्शन होने लगा, ठीक है। क्लियर हुई यहाँ तक बात, डन। चलो अब इससे आगे पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक की क्लास में अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, वी विल सॉर्ट आउट एवरी सिंगल डाउट ऑफ योर्स, ठीक है। चलो तो बस खुश रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, और लेट्स क्रैक इट विद उमेश का क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर।